जी हाँ, मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो 12th बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले आप सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं दीपक सर और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल निर्माण ऑनलाइन क्लासेज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आज के क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आशा ही नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि आप जब इस पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरी फुल लेक्चर के साथ जब देखेंगे तो आपको फिर से आगे किसी भी क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन का आप करेंगे धुआं धुआं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कौन सा आता है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, दिल थाम करके बैठ जाइए शांतिपूर्वक और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिए, सीखिए, समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इमर्जिंग ऑफ लेंस का क्वेश्चन है। और इमर्जिंग ऑफ लेंस में होता क्या है कि एक रहेगा लेंस और उसको किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो क्वेश्चन पूछेगा कि लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंस के नेचर यानी लेंस के क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सबसे बेहतर कंसेप्ट क्या है कि जैसे यहाँ पर एक हम लोग लेते हैं लिक्विड और इस लिक्विड में हमने क्या किया है कि एक लेंस को हमने इमर्ज किया है, यानी हमने एक यहाँ पर लेंस को डुबाया है। तो आप सबको पता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं अलग अलग मटेरियल्स का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। हमने मान लिया कि जो लिक्विड है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया क्या चीज, म्यू एल, और जो म्यू डब्लू, हमने इसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू डब्लू मान लिया और जो लेंस है इसके अपवर्तनांक को हमने मान लिया म्यू एल। तो तीन कंडीशन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान से देखिएगा। अगर जिस लेंस को डुबा रहे हैं लिक्विड में तो लेंस का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक यदि लिक्विड में डुबाने जिस लिक्विड में डुबा रहे हैं उसके अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लेंस की जो फोकस लेंथ है यानी फोकस दूरी एफ एल लिखते हैं, यहाँ पे इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर लेंस की जो अपवर्तनांक है म्यू एल इस लिक्विड के अपवर्तनांक से अगर बराबर होता है तो प्यारे बच्चों इस समय लेंस की जो फोकस दूरी है ये इन्फिनिटी हो जाती है। और तीसरा क्या होता है कि इसमें तीसरा कंडीशन ये है कि अगर लेंस का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लिक्विड के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो इस समय जो लेंस का जो नेचर होता है वो बदल जाता है। दैट इज जो कनकेव लेंस है वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करता है और जो कन्वेक्स है वो कनकेव की तरह बिहेव करता है। मतलब उत्तल अवतल में बदल जाता है और अवतल उत्तल में बदल जाता है। तो आपका क्वेश्चन आप देख करके इस कंसेप्ट को फाइनल आंसर बता देंगे कि एक उत्तल लेंस को जब द्रव में डुबाया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक जो लेंस है लेंस का अपवर्तनांक उस पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बराबर है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब दोनों बराबर हो जाता है तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है और इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या होगा, बी नंबर इज द राइट करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण क्या होता है कि दो माध्यमों के बीच में एक एंगल बनता है। जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पे है एक बाउंड्री जो दो मीडियम को अलग करती है। यहाँ पे हमने मान लिया विरल माध्यम जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रेरर मीडियम, विरल माध्यम, और ये है इधर आपका सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जैसे ही लाइट यहाँ से जाती है सघन से विरल की ओर तो एक यहाँ से जा रहा है लाइट और यहाँ पे सरफेस के जिस पॉइंट पे पड़ा यहाँ पे हम डालेंगे एक नॉर्मल यानी अभिलंब। और यहाँ जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है
तो ये वाला जो इंसिडेंट रे है इसके और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को आपतन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और यहाँ से एक लाइट होती है जो मुड़ जाती है विरल माध्यम में जाने के बाद, यानी इस नॉर्मल से दूर भागती है, तो इस रेफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को आर कहते हैं। आप जरा सोचिए अच्छे से, क्या होगा अगर इस आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो ये अपवर्तित किरण और नीचे हो जाएगा और एक ऐसा स्थिति आएगा कि जब ये एंगल बढ़ेगा, यहाँ पे ये है नॉर्मल, तो इस एंगल को जब हम बढ़ाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा प्यारे छात्रों कि यहाँ पे जो रेफ्रैक्टिंग जो रे है, रेफ्रैक्टेड रे है, जो अपवर्तित किरण है, इस सरफेस के साथ ही पास कर जाएगी और यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि जिसके लिए रेफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण इस विरल माध्यम में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो इसी आपतन कोण को हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्रांतिक कोण के लिए सघन माध्यम में वह आपतन कोण है। देखिए सघन माध्यम में ही यह आपतन कोण बन रहा है जिसके संगत विरल माध्यम, यानी जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण है, ये विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण है कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत सब कोई अच्छे से सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि जब एक वर्ण वाला प्रकाश यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट जो होता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब एक रंग वाला प्रकाश किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है। क्वेश्चन है व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंटर्स और ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट चेंज। आपको इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए जब जैसे आप मान लो कि सड़क पे दौड़ रहे हो और सड़क पर दौड़ते समय आपसे कहा जाए कि अब सड़क पर से पानी में आप दौड़ो, तो जैसे हवा से आप पानी में दौड़ेंगे तो आपके स्पीड में चेंजिंग आएगा और आपकी डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा। उसी तरह बेचारा लाइट के साथ भी होता है। जब प्रकाश एयर से वाटर में प्रवेश करता है, किसी दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, तो उसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, उसकी वेलोसिटी यानी वेग बदल जाती है, उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बट उस लाइट का केवल एक फैक्टर है फ्रीक्वेंसी, जिसे आप हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, डज नॉट चेंज, नेवर चेंज। यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो रेरर टू डेंसर जाए या डेंसर टू रेरर जाए, सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, तो उस प्रकाश का केवल आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, बाकी सभी के सभी गुण बदल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं -15 डायोप्टर, दो लेंस हैं जिनकी पावर एक का है -15 डायोप्टर और सेकेंड लेंस की पावर दिया हुआ है +5 डायोप्टर। तो ये कह रहा है कि संयुक्त करने पर यानी दोनों को जब मिलाते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो टोटल इक्विवेलेंट पावर कितना होगा। देखिए दो लेंस हैं, यहाँ पे मान लीजिए दो लेंस हैं और एक लेंस की पावर को हमने P1 मान लिया जो -15 डायोप्टर है, और एक लेंस हमने मान लिया P2 जिसका +5 डायोप्टर इसका पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस है तो ये कनकेव लेंस होगा यानी अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस का निगेटिव होता है और उत्तल लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब दोनों को मिलाएंगे तो जो इक्विवेलेंट पावर होता है इसके लिए फार्मूला है P1 + P2। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -15 डायोप्टर और प्लस में होगा 5 डायोप्टर, यानी फाइनल आंसर होगा -10 डायोप्टर। तो ये पावर निकल करके आ गया, लेकिन कह रहा है कि इसकी समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फोकस का जो रिलेशन है यानी पावर जो होता है 1/f के बराबर होता है। जब यहाँ से फोकस निकालेंगे तो 1/p के बराबर होगा, लेकिन फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में दिया रहे तो पावर जो होता है वो फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे, तो इसके लिए फार्मूला 100 क्या होता है, एफ होता है। और यहाँ पे लिखेंगे 100/p का वैल्यू कितना आया है, -10 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -10, 10 से 10 कट जाएगा, यानी इसका आंसर होगा -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है बच्चों, -10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी की यानी दो लेंस है जिनकी दोनों का फोकल लेंथ एफ है यानी सेम है, तो कह रहा है कि इन दोनों को कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनल इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अभी बताए हैं जैसे दो पावर दिया है, दोनों के कंबाइंड को इक्विवेलेंट पावर कहते हैं, सेम उसी प्रकार से दो लेंस है जिनकी फोकस दूरी दोनों का सेम है एफ है, तो उसको जब कंबाइंड करेंगे मिलाएंगे तो टोटल इक्विवेलेंट फोकस इकट्ठा एक बार में जोड़ने पर कितना आएगा। तो देखिए दो लेंस अगर हैं तो दोनों लेंस, एक का मान लीजिए कि फोकस दूरी f1 है और दूसरे का मान लीजिए f2 है, तो जो इक्विवेलेंट फोकस का जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि f1 और f2 को हमने क्या मान लिया, f मान लिया, क्योंकि दोनों क्या है आपस में सेम है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों की फोकस दूरी क्या है f है। अब यहाँ पे जब इस वैल्यू को पुट करेंगे f1 के जगह पर भी f होगा और प्लस 1/f2 के जगह पर भी f होगा, तो यहाँ पे 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू जो फाइनल आंसर होगा इसका जब एलसीएम बनाएंगे लेंगे तो ये हो जाएगा f ऊपर होगा 2, यानी आपको 1/f नहीं चाहिए, आपको तो केवल f इक्विवेलेंट चाहिए। जब इसको चेंज करेंगे ऊपर f इक्विवेलेंट जब होगा तो इसका फाइनल आंसर इसको भी चेंज करेंगे तो f/2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब दो लेंसों को जब एक बार जब कंबाइंड करेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, f/2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को बताया गया है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब फोकस दूरी लेंस का 20 सेंटीमीटर में दिया रहे यानी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पावर का फार्मूला होता है 100/f होता है। अगर यही फोकस दूरी अगर मीटर में दिया रहे तब जो है पावर का फार्मूला होता है 1/f होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो फार्मूला पावर का यानी क्षमता का क्या होगा 100/f होगा। तो 100/f के जगह पर -20 रखेंगे, सॉरी माइनस नहीं है प्लस में ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20×5 यानी 5, और पावर का फार्मूला आपको पता है पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है डायोप्टर होता है, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा 5 डायोप्टर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग आपको बता दें कि इस ब्रह्मांड में अगर सबसे तीव्र गति से कोई वस्तु चलता है तो वो है लाइट, और लाइट का स्पीड एयर में, वैक्यूम में, निर्वात में सबसे अधिक होता है अगर वो एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे पानी में जाता है या ग्लास में जाता है या डायमंड में जाता है, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम में प्रकाशिक माध्यम में जाता है तो उसके स्पीड में आती है कमी, और इसलिए निर्वात या हवा में इसका प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है जो कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर होगा एयर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या है। देखिए ये क्वेश्चन डिस्पर्सन से लिया गया है यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से लिया गया है। आपको हम डिटेल्स बताते हैं। दो चीज आपको पढ़ना है भाई, एक है आपका एंगुलर डिस्पर्सन, बहुत अच्छे से सीखिए, एंगुलर डिस्पर्सन जिसको हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण इसको बोलते हैं। और कोणीय वर्ण विक्षेपण का सिंबल होता है थीटा। तो थीटा का जो फार्मूला होता है, थीटा बराबर होता है एक सेकेंड, थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। और यहाँ पे एक आपको पढ़ना है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर जिसको आप कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, और इसका सिंबल होता है ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा डेल्टा। आपको बता दें यहाँ पे बगल में बताते हैं कि डेल्टा जो होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको विचलन कोण कहते हैं, ठीक है ना, विचलन कोण। और डेल्टा का जो फार्मूला होता है μ-1 होता है, ठीक है। तो आप जब इस फार्मूला में रखेंगे, डिस्पर्सिव पावर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर में थीटा बाई डेल्टा, तो थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे डेल्टा V माइनस डेल्टा R होता है, इसी को जब आप तोड़ेंगे तो बनेगा μV माइनस
माइनस म्यू आर इंटू ए। आप चाहो तो ये वाला फार्मूला याद रखो या ये वाला याद रखो, थीटा का फार्मूला होता है। तो आप थीटा के जगह पर आप रखेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, बटा में हो जाएगा डेल्टा। डेल्टा का जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण, ये है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बटा डेल्टा जिसे आप ओमेगा कह रहे हैं, ओमेगा का फाइनल आंसर आ रहा है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। तो आप देखो यहाँ चूंकि ए से ए कैंसिल हो गया है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है ना म्यू को आप एन भी कह सकते हो, जो अपवर्तनांक होता है उसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं। तो म्यू के जगह पर एन ऑप्शन में दिया है, तो इसका फाइनल आंसर होगा एन भी माइनस एन आर बाई एन माइनस 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ओमेगा बराबर एन भी माइनस एन आर बाई एन माइनस 1 होगा। चलिए उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। दो लेंस हैं, एक का पावर दिया है P1 और ये दूसरे लेंस का पावर दिया हुआ है P2। जब दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट पावर होगा वो होगा P1 प्लस P2। ठीक है, लेकिन भाई मेरे इस बात को ध्यान रखो कि जब इन दोनों लेंस को जब आप कांटेक्ट में रखते हो तब जाकर के ये वाला फार्मूला बनता है। जब दोनों लेंस कांटेक्ट में है, किस रूप में है, कांटेक्ट में है यानी संपर्क में है, तब जाकर के ये फार्मूला बनता है। अगर दोनों लेंसों के बीच में थोड़ा गैपिंग है और दोनों लेंस डी डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, तब इस समय इक्विवेलेंट पावर जो होगी लेंस की वो होता है P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस डी P1 इंटू P2। तो आपको इस दोनों फार्मूला को अच्छे से ध्यान में रखना है। जब कांटेक्ट में रहेगा तो ये वाला, और जब दोनों डिस्टेंस पर रहेगा डी डिस्टेंस पर, तो ये वाला इक्विवेलेंट पावर यानी समतुल्य क्षमता का फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो P1 प्लस P2 है, यानी दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखा गया था। क्लियर बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे, ताकि ये सेशन आने वाला जितने भी वीडियो है वो सभी वीडियो एक पर एक ज़बरदस्त होगा। और आपके 12th बोर्ड की जिम्मेवारी है आपके दीपक सर के पास। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे खलास। जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं सभी चैप्टर को एक एक करके बहुत डेप्थ के साथ फुल लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। देखो भाई कितना मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम आप लोग तो शेयर तो कर दो यार। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश के कणिका सिद्धांत, चलिए आपकी इसकी पूरी फुल लेक्चर हम बताते हैं। सबसे पहले ये बात शुरुआत होती है 1675 में, 1675 ईस्वी में आइजक न्यूटन साहब आते हैं और न्यूटन ने सबसे पहले लाइट का स्टडी किया, प्रकाश का अध्ययन किया 1675 ईस्वी में। और उन्होंने लाइट को यानी प्रकाश को माना एक प्रकाश छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना है, और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे कणों को इन्होंने नाम दे दिया करपस्कल्स। क्या नाम दे दिया भाई मेरे, करपस्कल्स, जिसको हम लोग कहते हैं कणिका। क्या बोलते हैं, कणिका, यानी प्रकाश कणों के मिलने से बना है, छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है। तो न्यूटन साहब ने करपस्क्यूलर थ्योरी दिया। अब करपस्क्यूलर थ्योरी की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम लोग फुल सिलेबस के क्लास में पढ़े हैं, लेकिन ये बात बेचारे 3 साल बाद 1678 ईस्वी में एक डच देश के महान साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हाइगेंस। क्या नाम है, हाइगेंस। तो हाइगेंस महोदय ने जब आए तो इन्होंने जो है बोला कि नहीं, लाइट जो है पार्टिकल के मिलने से नहीं बना हुआ है, बल्कि लाइट तो एक प्रकार का वेव है, यानी प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग है, लेकिन न्यूटन साहब का मानना था कि नहीं, लाइट एक प्रकार का पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बने हुए हैं। और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स का इन्होंने नाम दे दिया करपस्कल्स, कणिका। तो इसका फाइनल आंसर होगा प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन किए थे, न्यूटन ने किया। हाइगेंस तो होगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेनल तो होगा नहीं। मैक्सवेल आते हैं, मैक्सवेल ने भी अपना एक थ्योरी दिया 1865 ईस्वी में,
1865 में 1865 ईस्वी में मैक्सवेल साहब आते हैं और मैक्सवेल ने क्या रखा कि लाइट क्या है यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये लाइट के क्वेश्चन से रिलेटेड था। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके से लाइट का एक्सप्लेनेशन किया है और इसलिए आज हम लोग जो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की पढ़ते हैं। तो रे ऑप्टिक्स क्या है, इसमें पार्टिकल नेचर को दिखाया गया है, लेकिन जो वेव ऑप्टिक्स है इसमें लाइट के वेव नेचर को दिखाया गया है। तो हाइगेंस के अनुसार लाइट वेव था, लेकिन न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, एक पार्टिकल है, जिन्होंने कर्पस्क्यूलर थ्योरी, उन्होंने कणिका सिद्धांत का नाम दिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आगे आता है एक उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस कहने का मतलब होता है कि बाई कनकेव कन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं, यानी जिसमें दोनों सतह जिसका उत्तल हो उसी को हम लोग उभयोत्तल लेंस कहते हैं। और दिया हुआ है एक उभयोत्तल लेंस यानी लेंस का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है और इसके प्रत्येक तल की रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा लेंस मेकर फार्मूला। आपको बताया गया है लेंस मेकर फार्मूला में 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। आपको पता है कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी जो r1 और R2 है, ये दोनों दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंस कैसा है, उभयोत्तल लेंस है। तो बता देते हैं कि R1 पॉजिटिव होता है लेकिन R2 क्या होता है, निगेटिव होता है। याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पे हम लोग रखेंगे म्यू के जगह पर कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 के जगह पर कितना लेना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर माइनस 1/r2 के जगह पर लेना पड़ेगा, R2 क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस 20 सेंटीमीटर। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 1.5 में से 1 जाएगा तो ये होगा 0.5 इंटू बगल में रहेगा ये माइनस माइनस मिलकर के बनेगा प्लस, तो 1/20 अब प्लस 1/20 हो जाएगा। यानी जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं इंटू जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 2/20 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 5 से ये 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर होगा 1। यानी आपका जो 1/f का वैल्यू है यह 1/20 है, 1 कैंसिल होगा तो f आपका आ गया कितना 20 सेंटीमीटर। लेकिन सावधान मेरे प्यारे छात्रों, 20 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पावर यानी क्षमता पूछा गया है। तो पावर का फार्मूला आप बताओ क्या होगा। पावर का फार्मूला अभी बताया गया है कि अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे तो पावर होता है 100/f और f के जगह पर कितना दिया हुआ है 20 दिया है, तो 20/25 और इसका पावर हो जाएगा 5। और पावर का यूनिट आपको पता है, लेंस की जो पावर होती है उसको डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो 5 डायोप्टर इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए कौन सा आंसर आपका लग रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर बात समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए जितने भी अलग अलग मटेरियल्स हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, उन सब का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। कहिएगा सर ये अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक मेरे प्यारे बच्चों किसी भी मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि उस मटेरियल में, उस पदार्थ में लाइट का स्पीड कम होगा कि ज़्यादा होगा। जिस किसी भी मटेरियल का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम होगा, और ऐसे मीडियम को कहते हैं डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम। तो हम आपको बताते हैं जो एयर है, एयर का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00029 लगभग हम 1 मान सकते हैं। जो वाटर होता है, पानी का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह 1.33 होता है। जो ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये 1.5 होता है। रूबी एक मटेरियल्स है जिसको माणिक्य बोलते हैं, इसका 1.76 होता है। अगर हम बात करें अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 होता है। अगर हम बात करते हैं डायमंड की, हीरा की, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। आप देखेंगे कि इन सभी में सबसे ज़्यादा डायमंड का है, हीरा का है, और हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अधिक होता है। इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डी होगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोग
कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें से जो क्वेश्चन पहले से याद है अच्छे तरह से, आप लोग ये इसका कमेंट करके भी बता सकते हैं। और बीच बीच में आप लोग जो है चैनल को शेयर भी करते रहे, ताकि हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे, कोई छड़ी जो है वो टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखाई दे, मछली पानी के अंदर जो होती है अपने वास्तविक आकार से कुछ मोटा कुछ फूला हुआ दिखाई देता है, ठीक है, और तालाब की तली कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे, तो ये सारी की सारी घटना डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं में से एक है। और इसका बस केवल एक सिंपल रीजन है, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सारी घटनाएं देखने को मिलती है। तो तालाब की तली का कुछ ऊपर उठना होगा प्रकाश के अपवर्तन यानी रेफ्रैक्शन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन आपका मिरर से रिलेटेड है। तो चलिए इसका शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। एक क्वेश्चन बनाने से तीनों क्वेश्चन आपका फाइनल आंसर कैसे होगा। देखिए आपको बता दे, उत्तल दर्पण में अगर हम बात करते हैं यानी कन्वेक्स मिरर में, देखो भाई उत्तल, अवतल और समतल, तीन नाम है, उत्तल, अवतल और समतल। हिंदी वाले पर ध्यान दीजिए, सबसे छोटा नाम है उत्तल, इसलिए उत्तल दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब बनेगा यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। उसके बाद है समतल। देखो भाई समतल का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, और इस प्रकार की दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है और साथ साथ बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। बच गया अवतल। तो अवतल दर्पण में हम बता दें कि इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, वास्तविक यानी रियल भी बनता है, ठीक है, और आभासी यानी काल्पनिक भी बनता है। तो आप से क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तु से बड़ा, तो आप बताओ बड़ा वाला प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल में, क्योंकि उत्तल में तो सबसे छोटा बनता है, समतल में सम का मतलब बराबर होता है यानी सेम साइज का बनता है, तो समतल तो आंसर होगा नहीं, उत्तल तो होगा नहीं। अवतल दर्पण में जो होता है बड़ा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी, हर तरह के इमेज अवतल दर्पण कनकेव मिरर में बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन दिया हुआ है बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीला रंग के लिए, नीला रंग के लिए। चलिए आपको एक फार्मूला के मदद से आपको बताते हैं कि कौन सा आंसर फाइनल होगा। आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण के लिए फार्मूला होता है sin c = 1/μ। देखो भाई म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। अलग अलग कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। तो जो बैगनी कलर है ना, वायलेट कलर जो होता है, वायलेट कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है अपवर्तनांक। तो बैगनी कलर का यानी वायलेट कलर का अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्रांतिक कोण और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो 1/, का रिलेशन है यानी उल्टा है। जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका सी मतलब क्रिटिकल एंगल उतना ही होगा कम। तो इसलिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो क्रांतिक कोण बैगनी रंग का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सबसे कम होगा, यानी क्रिटिकल एंगल जो है वायलेट कलर का सबसे लो होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो फोकस दूरी हैं, दो फोकल लेंथ है। जो F1 और F2 दिया हुआ है, जो पतले लेंस है एक दूसरे के साथ संपर्क में है। क्वेश्चन में दिया गया है कि टू थिन लेंसेज हैं और दोनों का फोकल लेंथ F1 और F2 है, दोनों कांटेक्ट में है। तो पूछा गया है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी यानी समतुल्य फोकस दूरी कितनी होगी। अभी बताएं कि दो लेंस आप कोई भी ले सकते हैं और दोनों का फोकस, एक का F1 है दूसरे का फोकस F2 है। दोनों लेंस को रखा गया है कांटेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को सटा करके रखा गया है। तो जब दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो इक्विवेलेंट फोकस का फार्मूला है 1/f इक्विवेलेंट = 1/f1 + 1/f2। जितने लेंस होंगे सबके फोकस दूरी को 1/, करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे होगा 1/f1 और f2 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम क्या होगा?
F1 इंटू F2 होगा, ये हो जाएगा क्या चीज, F2 प्लस F2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा F1, यानी 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू ये आपका, सॉरी एक सेकेंड, तो यहाँ से आप जब निकालेंगे 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू ये वाला आंसर जो आ रहा है, तो यहाँ से F इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा। क्योंकि आपको 1/F इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, आपको केवल F इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2, इसका फाइनल आंसर होगा। तो वैसा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, क्या होगा, ऊपर में है इंटू और नीचे में है प्लस, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2, क्लियर, इसका आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। अभी जस्ट बताया गया है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और ये होता है 2.42, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2.42। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक उत्तल लेंस दिया हुआ है 1.5 को पानी में डुबाया जाता है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं इमर्जिंग ऑफ लेंस वाला, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि आपके पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड में आप क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड में आप क्या कर रहे हैं कि एक लेंस को डुबा रहे हैं, ठीक है। तो जो लेंस को डुबा रहे हैं उस लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, यानी जो लेंस का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह दिया हुआ है कितना, 1.5, ये इक्वल टू लिखा हुआ है। और लिक्विड का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह दिया हुआ है, लिक्विड के लिए आप हम वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू डब्ल्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है, चूंकि पानी में डुबाया जा रहा है और इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। आप जरा यहाँ पे देखो, जो लेंस का अपवर्तनांक है और इस पानी के अपवर्तनांक से क्या है, ज़्यादा है। चूंकि ये है 1.5 और ये क्या है 1.33, तो ये तो लेंस वाला ज़्यादा है। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो आपको बता देते हैं कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर लेंस का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जिस लिक्विड में डुबाया जा रहा है, तो उस समय लेंस की फोकस दूरी बदल जाता और उसका नेचर भी चेंज हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में कर रहे हैं कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, तब वह व्यवहार करता है। अरे भाई डुबा रहे हैं तो उसके नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स की तरह ही व्यवहार करेगा, यानी उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक दर्पण हमेशा काल्पनिक तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ए मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ इमेज। अभी बताए हैं कि कौन सा मिरर होगा जो सेम साइज का ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है, यानी बराबर आकार का जो प्रतिबिंब बनाता है। आपको पता होना चाहिए उस प्रकार के मिरर को कहते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समान आकार के प्रतिबिंब बनाता है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यानी आपको इस क्वेश्चन से तो पता चल गया कि प्रतिबिंब जब समान आकार का बना रहा है तो ये दर्पण कैसा है, समतल दर्पण है। और समतल दर्पण की आपको पता होना चाहिए फोकस दूरी या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, ये दोनों के दोनों अनंत होती है। यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी कहे या रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कहे, दोनों का दोनों क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो कह रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो अनंत होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताया गया है कि जो पावर होता है लेंस के उसको डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं, डायोप्टर में। जूल होगा नहीं चूंकि जूल एनर्जी का मात्रक होता है। कैंडेला होगा नहीं चूंकि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। और वाट होगा नहीं क्योंकि ये तो है पावर का यूनिट होता है, यानी शक्ति का मात्रक होता है। इसलिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। फाइनल आंसर क्या होगा इसका, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है सब कोई। तो एक एक करके पढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो ये क्रिया कहलाती है। व्हेन रे ऑफ लाइट बेंड्स अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। देखिए लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, प्यारे छात्रों ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, जैसे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, डिस्पर्सन वर्ण विक्षेपन,
उसके बाद में इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, पोलराइजेशन यानी ध्रुवन। तो प्रकाश के जितने भी गुण हैं उन सभी गुणों से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। और यहाँ पे दिया गया है डिफ्रैक्शन क्या होता है आपको बता दे। जैसे कोई कॉर्नर्स है, मतलब कोई अवरोधक है, यहाँ से प्रकाश तो आगे बढ़ नहीं सकता, ये है ओपनिंग, मतलब इस जगह से लाइट आगे जा रहा है। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि ये है ऑब्स्टेकल यानी अवरोधक। जब भी प्रकाश की कोई किरण इस ऑब्स्टेकल के अवरोधक के इस किनारे से, यहाँ से कॉर्नर से होकर के जाती है, तो कॉर्नर से जाने के बाद में क्या होती है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण इस कॉर्नर से टकराएगा तो कॉर्नर से जाने के बाद प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, थोड़ा सा फैल जाती है, और ये घटना कहलाता है प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। इसका फाइनल आंसर होगा। तो किनारों से प्रकाश, अवरोधक के जो किनारे हैं, कॉर्नर्स है, उन किनारों से मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। देखिए, जब किसी कनकेव लेंस को किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो आपको पता है कि जल यहाँ पे डुबाया जा रहा है, जल में डुबाया जा रहा है, तो जल यानी वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम है और लेंस का ज़्यादा है। तो कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। और इसलिए लेंस का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और वाटर का कम है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट की तरह ही बिहेव करती है, लेकिन थोड़ा सा लेस डाइवर्जेंट हो जाती है, यानी कम अपसारी हो जाएगी। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको लाइट के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यानी प्रकाश। जो लाइट होते हैं, दो तरह के लाइट होते हैं। एक का नाम है अनपोलाराइज्ड लाइट, सबको समझेंगे अच्छे से। अनपोलाराइज्ड लाइट जिसको कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। और एक का नाम होता है पोलाराइज्ड लाइट। पोलाराइज्ड लाइट जिसको आप कहते हैं समतल, या केवल कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इसका पूरा नाम है प्लेन पोलाराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इस दोनों में अंतर क्या है, जो ऑर्डिनरी लाइट होते हैं, जो अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं, उसमें सभी प्रकार के वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लाइट यानी प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें लाइट की उत्पत्ति जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन यानी कंपन से होती है। तो अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश, उस लाइट को कहते हैं, जैसे सनलाइट है, इसको ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ऐसे वाला भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का कंपन, ऐसे वाला भी होता है, ऐसे वाला भी होता है, इधर से भी वाइब्रेशन है, जिसमें सभी तरह के वाइब्रेशन अगर मौजूद होते हैं, वैसे लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होती है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, केवल या तो ये परपेंडिकुलर वाला या तो केवल हॉरिजॉन्टल वाला, जिसमें सिंगल केवल एक डायरेक्शन में अगर ओसिलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, ऐसे लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। कह रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में केवल एक ही दिशा में कंपन होते हैं, क्योंकि सभी दिशाओं में जो कंपन होती है उसको तो हम लोग क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। आप इसी क्वेश्चन के, इसी सेशन के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे अभी जस्ट बताए हैं इसके पहले बार में, कि लाइट के हर चीज बदल जाता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो लाइट में केवल फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ऐसी फैक्टर होती है जो कभी भी नहीं बदलती है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, आवृत्ति। चूंकि वेवलेंथ भी बदल जाता है, स्पीड भी बदल जाता है, एम्पलीट्यूड भी बदल जाता है, डायरेक्शन भी बदल जाता है, हर चीज बदल जाता है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे प्रकाश की किरण डेंसर से रेरर में जाए या रेरर से डेंसर में आए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 60 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण के बीच एक बल्ब को रखा जाता है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। देखिए, प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टीज होता है नंबर ऑफ इमेजेस, यानी प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकाले। आप जब जाते होंगे सैलून में
तो देखते होंगे कि आपके सामने भी मिरर होता है और आपके पीछे भी मिरर होता है। आप जब उसके बीच में बैठते हैं तो आप ही का बहुत सारा फोटो उसमें दिखाई देता है। तो जब दो प्लेन मिरर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, और कितने इमेज बनते हैं उसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? तो n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। देखिए, अगर दो प्लेन मिरर के बीच में थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेज आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 360 बाई थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 6 तो आ रहा है। लेकिन देखो भाई, ध्यान इस बात का रखना है कि अगर n का वैल्यू इवेन यानी सम संख्या में आए तो सम संख्या में आने के बाद में प्रतिबिंब की संख्या में से एक कम कर देते हैं, यानी 6 में से एक जाएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 5 इसका फाइनल आंसर होगा। फिर कहिएगा कि सर क्या होता अगर ऑड आता, अगर विषम संख्या आता तब क्या होता? अगर विषम संख्या होता तो n का मान उतना ही होता। सम संख्या रहने की स्थिति में 360 बाई थीटा को सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से एक कम कर देंगे, तो 60 डिग्री पर रखने पर आंसर आया 6, और 6 आपको पता है सम संख्या है, इसलिए इसमें से एक हम कम करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, 5 होगा। और इसलिए इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आपको बता दें कि सूक्ष्मदर्शी जिसे आप माइक्रोस्कोप कहते हैं, यह माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा शॉर्टकट समझ लीजिए। माइक्रोस्कोप जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको आप सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दूसरे का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है और एक जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता क्या होगी। देखिए, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो टेलीस्कोप हो, ठीक है, या चाहे लेंस हो, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, प्रकाशीय यंत्रों का अपना अपना मैग्नीफाइंग पावर होता है। तो माइक्रोस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है, किसी छोटे से छोटे चीज़ों को बड़ा रूप में दिखाने का काम करता है। तो जिसकी मैग्नीफाइंग पावर जितनी बड़ी होगी वो किसी चीज़ों को उतना ही बड़ा दिखा पाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप छोटे चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा, 3 से 4 5 गुना तक बड़ा दिखा सकता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो समझिए कि वो बहुत ज़्यादा गुना बड़ा दिखाता है। तो हर माइक्रोस्कोप का अपना एक आवर्धन क्षमता होता है, जिसको आप मैग्नीफाइंग पावर के रूप में जानते हैं। और इसके लिए फाइनल आंसर क्या होता है, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, ये होता है m इक्वल टू -l/f(o) इंटू 1+d/f(e)। घबराइए मत, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है इस बोर्ड की एग्जाम में 12th में। तो हम अलग से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, सबका कंसेप्ट अलग हम 10-15 मिनट के वीडियो में बना देंगे। और अगला जो लेक्चर आएगा जब आप उसको देखेंगे तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। आगे कह रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता, फिर वही क्वेश्चन आ गया, टेलीस्कोप से रिलेटेड है। देखिए, आपको बता देते हैं कि चाहे माइक्रोस्कोप हो यानी सूक्ष्मदर्शी हो, या चाहे तो टेलीस्कोप हो यानी दूरबीन, या जिसे आप दूरदर्शी कहते हैं, तो ये माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जो प्रकाशीय यंत्र हैं, इन सभी के द्वारा बनता है इमेज यानी प्रतिबिंब। और इमेज जो होता है दो तरह से बनता है। एक इमेज जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी डिस्टेंस यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और यदि इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, यदि अंतिम प्रतिबिंब फाइनल इमेज अगर किसी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के द्वारा फाइनल इमेज अंतिम प्रतिबिंब आँख से बस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, तब उसके लिए अलग कंडीशन होगा। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनती है, जिसको आप नॉर्मल एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं यानी सामान्य समायोजन के नाम से जानते हैं, तो सामान्य समायोजन में इसका फार्मूला अलग होता है। डी डिस्टेंस पर जब इमेज बनता है तो अलग फार्मूला होता है। तो
टेरेस्ट्रियल जो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है, इसके लिए कह रहा है कि सामान्य समायोजन में, यानी टेलीस्कोप के द्वारा जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने, तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों FO/FE, लेकिन लगता है पीछे माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा -FO/FE। अभी बोले हैं ना कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको अलग से हम फुल लेक्चर में पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए। देखिए, हमारे मानव नेत्र में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं जिसको डिफेक्ट ऑफ विजन के नाम से जानते हैं। ये 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो निकट दृष्टि दोष है, जिसको आप मायोपिया के नाम से जानते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्र का जो दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन, जो दूसरा दृष्टि दोष है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार की दोष को, बीमारी को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी इसके लिए आता है कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। आंख की जो तीसरी बीमारी है, इसको बोलते हैं एस्टिमैग्मेटिज्म, जिसको अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विफोक्सी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो आंख का जो चौथा जो डिफेक्ट होता है, दोष होता है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जिसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। और इस प्रकार की दोष को दूर करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बेलनाकार लेंस। क्या कहते हैं? बेलनाकार लेंस। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं जरा दूरदर्शिता में। जरा दूरदर्शिता आंख की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो आंख होती है ना तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाती है और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाती है। और इसलिए ऐसे डिफेक्ट को, ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है बेलनाकार लेंस, यानी क्वेश्चन को पढ़ते आपको समझ में आ रहा होगा कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? जरा दृष्टि दोष के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू करेक्ट नियर साइटेडनेस, जिसको मायोपिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए अभी जस्ट पीछे पढ़ाए हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है कि माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप अभी जस्ट बताएं हैं कि 2 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक का नाम क्या है? सिंपल, और दूसरे का नाम क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको बोलते हैं सरल या साधारण सूक्ष्मदर्शी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, सभी माइक्रोस्कोप का होता है आवर्धन क्षमता, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है 1+D/F होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, ये होता है -VO/UO इंटू 1+D/FE होता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सरल सूक्ष्मदर्शी, और सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए प्यारे बच्चों फाइनल आंसर क्या होगा? M = 1+D/F, यानी फाइनल आंसर क्या होगा? C होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या चीज? सिंपल माइक्रोस्कोप इज सच टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच वन कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, यानी जिसमें केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सूक्ष्मदर्शी को सिंपल यानी सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं। इसको आवर्धक कांच या आवर्धक ग्लास भी कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और आप याद कीजिए कि उत्तल लेंस में जब किसी भी वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं? F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पर जो उसका इमेज बनता है, इधर पीछे बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है।
क्योंकि माइक्रोस्कोप का ही तो काम है छोटे से छोटे वस्तु को बड़े रूपों में दिखाना। तो इसलिए इसका फाइनल जो बनता है इमेज, यह जो इमेज बनता है ये होता है वर्चुअल यानी काल्पनिक होता है और साथ साथ सीधा भी होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, यानी काल्पनिक और सीधा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए अभी आपको बता रहे हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल है। जब भी आप माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है दो तरीके से बनता है। एक इमेज जो बनता है d दूरी पर बनता है और एक इमेज जो इन्फिनिटी पे बनता है। अभी जस्ट बताए हैं कि अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग सामान्य समायोजन कहते हैं, और जो d दूरी पर आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इमेज बनता है उसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है कि जब यह इमेज d दूरी पर बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है -VO बाई UO इंटू 1 प्लस D/FE होता है। लेकिन अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जिसको सामान्य समायोजन की स्थिति में कहते हैं, इस समय जो फार्मूला होता है यह 1 हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -VO बाई UO इंटू D/FE, इसका फाइनल आंसर होता है। तो आप अच्छे से मिलान कर लेंगे। पूछा गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में समान समायोजन यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के समय जो फार्मूला होगा क्या होगा, ये होगा आपका क्या चीज, -VO बाई UO इंटू, इसका आंसर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका फाइनल आंसर यही होगा। ये वाला आप देखेंगे उसमें से 1 हट जाएगा, मतलब ये 1 कैंसिल होगा, तो इसके लिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मिलान कर लेंगे, अच्छे से आंसर को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए भाई टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जो टेलीस्कोप होता है जिसे आप दूरबीन कहते हैं, इस दूरबीन का प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हिंदी में बोलते हैं खगोलीय दूरबीन और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हिंदी में बोलते हैं पार्थिव दूरबीन। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज सच टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप विच इज यूज्ड टू सी द हेवनली बॉडीज इन स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी वैसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें अंतरिक्ष की वस्तु को बड़े रूपों में मैग्नीफाइड रूप में देखने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। और पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है उसको बड़े रूपों में देखना चाहते हैं, बहुत दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं, पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव दूरबीन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए खगोलीय दूरबीन क्या है, खगोलीय दूरबीन में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ये होता है क्या, कैसा, ऑप्शन में देखते हैं, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा सीधा। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अब इसमें 2 कंडीशन होते हैं, एक इमेज d दूरी पर बने और एक इमेज फाइनल डिस्टेंस पे बने। तो कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है इसका आंसर जो होता है वो किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब आपको पता होना चाहिए अभिदृश्यक लेंस क्या होता है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसमें 2 कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऐसे माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटा होता है, एक लेंस छोटा होता है और एक लेंस बड़ा होता है। जो छोटा वाला लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, हिंदी में अभिदृश्यक लेंस, और जो दूसरा लेंस होता है इसको बोलते हैं आई लेंस यानी नेत्रिका लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इसमें प्रतिबिंब बनता है यह इमेज जो होता है रियल होता है, वास्तविक होता है और साथ साथ क्या होता है, बड़ा भी होता है। क्योंकि किसी भी माइक्रोस्कोप का काम तो है छोटे चीज़ों को बड़े रूपों में दिखाना, तो पहला वाला लेंस क्या करता है कि छोटे चीज़ों को बड़ा बनाता है, लेकिन
ये वास्तविक रूप से बनाता है, और जो सेकंड आई लेंस है उस बड़ा जो प्रतिबिंब बना है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, उससे भी फाइनल करके और बड़ा मैग्नीफाइड बना देता है। ठीक है, तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, एक प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या है। देखिए, आपको पता है कि जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी में, उसके वेवलेंथ में चेंजिंग आता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई लाइट है यानी कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ पे है एक ग्लास स्लैब यानी कांच का एक टुकड़ा, लाइट आ रहा है ऊपर से, मान लीजिए एयर से आ रहा है, और ये कह रहा है कि एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है यानी कांच में, शीशे में जब प्रवेश करती है तो इसके पाथ में तो चेंजिंग आएगा ही आएगा, पाथ में चेंजिंग होता ही होता है, साथ साथ इसकी जो होती है वेलोसिटी यानी इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है, जब इसको हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो v प्रोपोर्शनल लेमडा बनेगा, लेमडा मतलब वेवलेंथ। तो आप ये बताओ कि जब कांच से, जब प्रकाश की किरण हवा से जब कांच में जा रही है तो वेलोसिटी हो जा रहा है कम, और जब वेलोसिटी हो जाएगा कम इसलिए लेमडा भी हो जाएगा कम। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है, वेग के समानुपाती तो तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगी तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो हो जाएगा कम, और इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, घटता है यानी डिक्रीज कर जाती है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, अच्छे से बताइए आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। देखिए, लाइट का जो ट्रांसवर्स वेव नेचर है, ये कह रहा है कि ऑफ लाइट प्रूव्ड बाई, लाइट का एक सबसे अंतिम फेनोमेना आया जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन यानी प्रकाश की ध्रुवन। जब पोलराइजेशन लाइट का आया उसमें यह प्रूफ किया गया, फाइनली लाइट को वेव मान लिया गया, और वे लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है यानी एक अनुप्रस्थ तरंग गति है। ये बातें प्रकाश के ध्रुवन के वजह से सत्यापित होता है, यानी फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन बी आंसर। आगे कह रहा है कि एक दर्पण, दो दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या 5 है। अभी बताएं कि प्लेन मिरर में बनने वाली संख्या कितना है, 5 है, और कह रहा है कि यदि कोण को 30 डिग्री से घटा दिया जाए तो दोनों दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। मतलब दो प्लेन मिरर है और किसी एंगल पर हैं तो उसके द्वारा फाइनल इमेज 5 बन रहा है। क्या होगा कि अगर उस एंगल को घटाकर 30 डिग्री और कम कर दिया जाए तो फाइनल इमेज कितना बनेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे प्लेन मिरर में जब प्रतिबिंब की संख्या निकालना होता है यानी नंबर ऑफ इमेज निकालना पड़ता है, तो नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला होता है n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। तो थीटा के जगह पर अगर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री अगर रखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6। और आपको पता है कि 6 एक प्रकार का इवन नंबर है यानी सम संख्या है, और जब भी सम संख्या होता है तो प्रतिबिंब की संख्या एक कम कर दी जाती है और 5 हो जाएगा। यानी 5 प्रतिबिंब बनाने के लिए थीटा का मान कितना लेना पड़ रहा है छात्रों, 60 डिग्री। अब सवाल में कह रहा है कि यदि इस एंगल को 30 डिग्री रिड्यूस कर दिया जाए, 30 डिग्री घटा दिया जाए, तो जब 30 डिग्री कम करेंगे तो थीटा का वैल्यू जो होगा 60 डिग्री से जब 30 डिग्री कम करेंगे तो फाइनल आंसर 30 डिग्री पर आएगा। और इस समय जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा 360 बाई थीटा के जगह पर अब तो 30 डिग्री ही लेना है, क्योंकि 60 में से 30 को कम कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 12। और यहाँ पे n इक्वल टू जो 12 आ रहा है यह भी एक प्रकार की इवन नंबर है, सम संख्या है, और जब भी सम संख्या होती है तो प्रतिबिंब की संख्या एक कम कर देते हैं, और इसलिए मेरे प्यारे छात्रों इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 11। यानी कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 11 होगा, और इसलिए फाइनल आंसर इसका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म का जो एंगल होता है ऊपर वाला जिसको ए कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और इस एंगल ऑफ प्रिज्म और ये जो प्रिज्म बना है इसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है √2। तो कह रहा है कि प्रिज्म का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है √2 है, तथा अपवर्तक कोण यानी वही जो रेफ्रैक्टिंग एंगल है ये कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको हम लोग कहते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है
है कि न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण कितना होगा चाहिए। कह रहा है कि द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज √2 दिया हुआ है और कह रहा है कि एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन 60 डिग्री दिया हुआ है। देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। देखिए आपको एक बात बताते हैं, म्यू बराबर आप लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन आई बाई साइन आर होता है, और यहाँ पे जो आर होता है ना, आर जो होता है वो a/2 के होता है। जब प्रिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आर का वैल्यू जो अपवर्तन कोण होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो प्रिज्म एंगल के आधी होती है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे 60/2 यानी हो जाएगा आर का वैल्यू 30 डिग्री। और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे √2 दिया है क्वेश्चन में। तो जब इस वैल्यू को इस फार्मूला में जब रखेंगे तो म्यू के जगह पर आएगा √2 और ये रहेगा आपका कितना साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण पता करना है। और कह रहा है कि साइन आर, तो आर का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम प्यारे बच्चों कितना साइन 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा √2 इक्वल टू साइन आई बटा साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन आई का वैल्यू जो होगा यह 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी 2, और ये √2 इधर आएगा तो बटा में √2 होगा। इस 2 को हम √2 इंटू √2 2 बार लिख सकते हैं, बटा में ये रहेगा √2 से √2 कैंसिल हो, सॉरी यहाँ पे गलत दिखा रहा है क्या, थोड़ा सा 1 सेकेंड मिस्टेक हो गया है, अच्छे से आप लोग समझेंगे। 1 सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके जगह पर जब हम साइन आई का वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन आई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू बगल में रहेगा √2। साइन 30 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/2 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा √2 यानी 1/2 को हम 1/√2 इंटू √2 लिख सकते हैं, चूंकि 2 को हम क्या कर सकते हैं 2 बार √2, और बगल में क्या रहेगा √2। 1 से 1 खत्म हो गया तो 1/√2 जो बच रहा है। आप बताओ 1/√2 जो होता है वो कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो साइन आई है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसके लिए कितना होना चाहिए 45 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। आगे कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में संबंध है। देखिए कोई मीडियम है, कोई माध्यम है जिसमें लाइट जा रहा है, जैसे एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो उस रेफ्रैक्टिव, उस पदार्थ के अपवर्तनांक जो होते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और प्रकाश की जो वेवलेंथ है, लाइट एक वेव है और उसमें पाया जाता है तरंगदैर्घ्य तो है लैम्डा। दोनों के बीच में एक रिलेशन है और उस रिलेशन को कौची नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। कौन दिया था? कौची, ठीक है ना। तो कौची ने इन दोनों के बीच में अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य के बीच में एक रिलेशन दिया, और उन्होंने यहाँ पे चूंकि म्यू को आप एन भी कह सकते हैं, तो एन बराबर इन्होंने फार्मूला दिया a प्लस बीटा बाई लेमडा के स्क्वायर प्लस c बाई लेमडा के पावर 4 प्लस d बाई लेमडा के पावर 6। यानी इस तरह से लेमडा के पावर जो होते हैं इवन नंबर में बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह से जब आप ऑप्शन मिलाएंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एन अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है तो बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन की स्थिति है, यानी जो आप इसको एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं, तो म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक जो प्रिज्म का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू का संबंध डेल्टा से n-1 इंटू ए के रूप में होता है। तो म्यू बराबर फार्मूला यहाँ पे, सॉरी म्यू यानी डेल्टा एम, मिस्टेक से बोला गया है, डेल्टा एम जो है यानी जो न्यूनतम विचलन कोण होता है जिसको आप डेल्टा कहते हैं, डेल्टा मतलब डेविएशन, तो जो विचलन कोण होता है उसका फार्मूला होता है क्या चीज μ-1 इंटू ए। आप चाहो तो म्यू कहो, आप चाहो तो एन कहो, दोनों आंसर सही होगा। तो किसी भी पतले प्रिज्म के लिए जो उसका न्यूनतम विचलन कोण है जिसको आप मिनिमम डेविएशन कहते हैं, जिसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, और म्यू या एन उसका अपवर्तनांक है, दोनों के बीच में यही रिलेशन है, और फाइनल आंसर इसका क्या होगा प्यारे बच्चों n-1 इंटू ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और कह रहा है कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। ये तो सभी
आसमान का रंग नीला दिखना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, सनसेट्स और सनराइज के समय जो होता है सन जो होता है ऑलमोस्ट रेडिश दिखाई देता है। क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट, जो बादल का रंग होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इन सारे घटनाओं का बस एक ही कारण है और वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये सारे चीज़ ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसका फाइनल आंसर होगा प्यारे छात्रों कितना, प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगे होती है। आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वेव ऑप्टिक्स से लिया गया है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स आपको बता देते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट आपके फिजिक्स के ऑप्टिक्स का छठा एक्सरसाइज है। वहाँ से क्या होती है कि जैसे मान लो कि एक यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से मान लो कि कुछ डिस्टेंस इधर हम चले गए, एक्स डिस्टेंस, यहाँ से एक्स डिस्टेंस हम इधर चले गए, यहाँ से मान लो एक्स डिस्टेंस हम इधर आ गए, इधर से एक्स डिस्टेंस हम इधर आ गए। तो मान लो कि अगर सभी ये डिस्टेंस बराबर है तो इसका फ्रंट, इसका फ्रंट, इसका फ्रंट और इसका फ्रंट जब सबको मिलाएंगे तो आप बताओ किस प्रकार के वेव फ्रंट का निर्माण हुआ। तो आपको इस फिगर देखने से ही मात्र पता चल गया होगा कि अगर एक पॉइंट सोर्स है, एक बिंदु स्रोत है, तो उनसे समान दूरी पर, बराबर दूरी पर एक वेव फ्रंट का निर्माण होता है। और सच टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज आल्सो थ्री टाइप्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेनर वेव फ्रंट। तो आपको बता दे क्वेश्चन में है कि किसी बिंदु स्रोत से एक छोटे से पॉइंट सोर्स के द्वारा जो परिमित दूरी पर यानी बराबर दूरी पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर जो वेव फ्रंट का निर्माण होता है। और इस प्रकार की वेव फ्रंट को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी गोलीय तरंगाग्र। ये तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय, समतल और बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि तालाब में कोई पानी है और इस पानी में आप एक छोटे से पत्थर को गिराते हैं, टपाक, जैसे पत्थर को गिराए, टपाक गिरा, और इस प्रकार से गोल गोल एक वेव फ्रंट बनता है। और इस प्रकार से एक छोटे से डॉट के वजह से, एक पॉइंट सोर्स के वजह से कैसा वेव फ्रंट का निर्माण होता है, तो प्यारे छात्रों गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये लाइन सोर्स रहता, एक रेखा छिद्र के रूप में रहता, तो लाइन सोर्स पर अगर हम देखते तो एक प्रकार की सभी दिशाओं में वेव फ्रंट बनता, सभी दिशाओं में। और इसके जब वेव फ्रंट का निर्माण हम लोग करते तो यह एक प्रकार का स्फेरिकल यानी बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता। तो लाइन सोर्स के द्वारा, रेखा छिद्र के द्वारा बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, गोलीय तरंगाग्र, चूंकि बिंदु स्रोत से, एक पॉइंट सोर्स से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में कहा रहा है कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। देखिए लाइट एक प्रकार का पार्टिकल्स है और इन पार्टिकल्स में जो एनर्जी होते हैं फोटोन के रूप में पाए जाते हैं। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे 1905 ईस्वी में एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने 1905 ईस्वी में एक फार्मूला दिया कि लाइट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को फोटोन कहा गया। क्या कहा गया छात्रों, फोटोन कहा गया। और लाइट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे आप फोटोन कहते हैं, उन प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी होती है वह h इंटू न्यू के रूप में होती है। और आपको पता है न्यू का जो फार्मूला होता है c/λ होता है, इसलिए आप इस फोटोन की एनर्जी का फार्मूला h इंटू न्यू के जगह पर आप c/λ भी रख सकते हैं। तो आप फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला hc/λ कहो या E = h इंटू न्यू कहो। ये प्रकाश के फोटोन की एनर्जी होती है, यानी इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, h इंटू न्यू होगा। फाइनल आंसर ए होगा। अगला कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुके हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, यानी वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड यानी बड़ा भी होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि औसत रंग यानी औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मीन कलर यानी येलो कलर। आपको पता है कि सूर्य के जो रंग होते हैं सनलाइट, उसमें 7 रंगों का मिश्रण वो होता है। जब उनको प्रिज्म से पास कराया जाता है, तो जब किसी प्रिज्म से सनलाइट को यानी व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो अलग अलग रंगों में बंट जाता है। और जो येलो कलर उसमें होता है, यह येलो कलर को हम लोग मीन यानी माध्य रंग के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपर रेड कलर होता है और सबसे नीचे वायलेट कलर होता है। तो जो
ये येलो कलर है, इस येलो कलर का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको माध्य या औसत किरण कहते हैं। और आपको पता है जब भी आप एवरेज मीन निकालते हैं तो रेड कलर ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी रेड कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस वायलेट कलर के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2, और यह जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा येलो कलर का यानी मीन कलर का होगा। यानी फाइनल आंसर प्यारे छात्रों क्या होगा, म्यू इक्वल टू म्यू भी प्लस म्यू आर बाई 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, जब आपको टेलीस्कोप पढ़ाया गया है तो बताया गया है कि टेलीस्कोप जो होता है ये टेलीस्कोप जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। टेलीस्कोप जिसे आप दूरबीन कहते हैं यह 2 प्रकार का होता है। एक का नाम दिया गया है क्या चीज़, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरे का नाम क्या है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो दूरबीन होते हैं इसमें 2 लेंस लगे होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक लेंस बड़ा होता है और एक लेंस बगल में छोटा होता है। जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस, जो बड़ा वाला होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यह टेलीस्कोप है, अगर यह माइक्रोस्कोप होता तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि आई लेंस जो होता है बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है। लेकिन टेलीस्कोप में उल्टा होता है। तो जो बड़ा लेंस है इसकी फोकस दूरी ऑलरेडी जो एफ ओ कहेंगे, ए ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और जो आई लेंस है इसकी फोकस दूरी को हम एफ ई कहेंगे। तो आप ये बताओ जब इसका लेंस का साइज बड़ा है तो इसका फोकस दूरी यानी एफ ओ भी क्या होगा, बड़ा होगा, और ये छोटा लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, छोटी होगी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है तो एफ ओ क्या होगा, बड़ा होगा छात्रों, और एफ ई क्या होगा, छोटा होगा, यानी बी नंबर इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। अभी जस्ट यही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक लेंस है जो छोटा होता है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और एक लेंस जो बड़ा होता है इसको आप आई लेंस कहते हैं। आप देखेंगे कि टेलीस्कोप से ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो बड़ा होता था और आई लेंस छोटा होता था। तो ये छोटा लेंस है, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या होता है कि इसकी फोकस दूरी कम होती है, और चूंकि इसका एपर्चर, इसका साइज कम होता है, और आई लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी थोड़ा सा क्या होता है, एफ ई मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ, एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंस। देखिए इस दोनों में क्या होता है कि दोनों के फोकल लेंस में बहुत कम अंतर पाया जाता है, क्योंकि यह नजदीक के चीजों को, छोटे चीजों को बड़ा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये कम होता है और आई लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। तो आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी क्या है, कम है, और आई लेंस की फोकस दूरी थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा है। लेकिन अगर टेलीस्कोप रहता तो उल्टा कहानी होता। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा क्या होती है। एक हेल्दी पर्सन का जो आई होता है उसकी आंख की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो क्या होती है, लगभग 1 आर्क मिनट होती है, या 0.02 डिग्री के आसपास होता है। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 1 आर्क मिनट इसको बोलते हैं। आगे कह रहा है कि 2 तरंगों के 2 स्रोत काला संबंध होते हैं। 2 लाइट को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। कोहेरेंट सोर्स एक ऐसी मतलब फेनोमेना होती है जिसमें 2 लाइट वेव निकलती है, 2 तरंगे निकलती है, और ये दोनों लाइट जब निकलती है तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना चाहिए, आवृत्ति सेम होना चाहिए। दोनों की जो फेज डिफरेंस होती है कोहेरेंट सोर्स में, काला संबद्ध स्रोत में, आपको एक नए चीजों के बारे में पढ़ना होगा जिसको बोलते हैं बहुआ फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, यानी जिसको हम लोग कालांतर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी हमेशा उस लाइट का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। तरंगों के 2 स्रोत काला संबद्ध स्रोत कहे जाते हैं। दोनों से उत्पन्न तरंगे समान आवृत्ति के हो, बहुत अच्छा। दोनों समान तरंगदैर्घ्य की उत्पन्न करते हो, यह भी बहुत अच्छा।
दोनों समान वेग की तरंगे उत्पन्न करती हो। अगला ऑप्शन है दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे जिनमें नियत कालांतर होता है। देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन मिल गया कि जो फेज डिफरेंस होता है कालांतर, ये कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आपको यहाँ पे बताया गया है कि कोहेरेंट सोर्स ऐसी लाइट होती है जिसमें फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी फाइनल आंसर इसका क्या होता है कि इसका डी ऑप्शन राइट होगा। आगे कह रहा है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ का दूरी, पाथ का डिस्टेंस होता है या पाथ लेंथ होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ए होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आगे कह रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंजे की चौड़ाई होती है। देखिए व्यतिकरण फ्रिंजे जो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से लिया गया ये क्वेश्चन है। और व्यतिकरण फ्रिंज, जब भी फ्रिंज की जो हम लोग विड्थ की बात करते हैं जिसको बीटा से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू लेमडा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। याद रखिएगा बीटा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। जहां पे इस डी का मतलब होता है स्क्रीन वाला डिस्टेंस होता है, जो सोर्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है। और यह जो छोटा वाला डी होता है ये स्लिट्स यानी ओपनिंग के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को मिलाएंगे तो बीटा इक्वल टू लेमडा, बड़ा वाला डी ऊपर रहेगा, छोटा वाला डी नीचे रहेगा। तो आप देखो कौन सा आंसर सही है। तो बीटा इक्वल टू लेमडा, बड़ा वाला डी ऊपर है, छोटा वाला डी नीचे है, यानी फाइनल आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि तरंगदैर्घ्य लेमडा की दो एक वर्णी प्रकाश स्रोत के मध्य संपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर चाहिए। देखिए जब आप इंटरफ्रेंस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे दो तरह के इंटरफ्रेंस है। एक का नाम है कंस्ट्रक्टिव जिसको संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, दूसरे का नाम है डिस्ट्रक्टिव जिसको आप विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो जो संपोषी व्यतिकरण होता है उसमें पूछा गया है क्या चीज, पथांतर यानी पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है एन इंटू लेमडा के रूप में होता है। तो फाइनल आंसर मेरे प्यारे छात्रों होगा एन इंटू लेमडा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पाथांतर होना चाहिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए इसका पाथांतर क्या होता है, 2n + 1 बाई लेमडा बाई 2 के रूप में होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव रहता तो n लेमडा होता, अगर ये डिस्ट्रक्टिव है तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच के आधा एवं स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। देखिए आप जब थॉमस यंग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही चल करके जब हाइगेंस ने 1678 में 1678 ईस्वी में बताया था लाइट एक प्रकार की वेव है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन थॉमस यंग ने मिलकर के और फ्रेनल जैसे साइंटिस्ट दोनों आदमी ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया, दो स्लिट्स को लेकर के, दो ओपनिंग्स को लेकर के, और इसका नाम पड़ गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको यंग के द्विक छिद्र प्रयोग के रूप में हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और इसको बोलते हैं बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। यहाँ पे क्या होता है ना कि इसके अगर आप फिगर को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो स्लिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, स्लिट्स का मतलब एक है यहाँ पे और एक है, इसको मान लो S1 और इसको मान लो क्या चीज़ S2। यहाँ पे है बगल में स्क्रीन, तो यहाँ से एक लाइट पहुँचा, यहाँ से एक लाइट इस जगह पे पहुँचा। तो दोनों स्लिट के जो बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है आपको अलग कलर में बता देते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आए। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको, दोनों स्लिटों के जो बीच का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्मॉल डी, और ये स्लिट से लेकर के और इसको बोलते हैं स्क्रीन, पर्दे, दोनों के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है प्यारे छात्रों इसको बोलते हैं कैपिटल डी। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है क्या चीज कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, यहाँ पे दो गो ओपनिंग है, दोनों से यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, जा रहा है, इसी को द्विक रेखा छिद्र कहते हैं। इस प्रयोग में स्लिटों के बीच के अंतराल को आधा कर दिया जाए। देखिए स्लिट का जो डिस्टेंस है इसको आपसे कहा जा रहा है कि d/2 कर दिया जाए। पहले कितना था, d था, अब कितना, आधा कर दिया जाए। और स्लिट और पर्दों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। तो स्लिट से लेकर के और स्क्रीन का जो बीच का डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस को दुगुनी कर दी जाए, यानी कैपिटल जो डी है ये डबल कर दिया जाए। तो पूछा जा रहा है कि नया जो बीटा होगा, जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी, जो फ्रिंज का विड्थ होगा, ये कितना होगा। तो देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, लेमडा, इस कैपिटल डी को क्या किया गया है छात्रों, दुगुना किया गया है 2d,
और बटा इस स्मॉल डी को क्या कर दिया गया है, हाफ, यानी डी बाई कर दिया गया है 2। आप ये बताओ जब ये 2 नीचे से ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, बीटा इक्वल टू लेमडा इंटू 2 से 2 में गुना होगा तो ये बनेगा 4d बाई स्मॉल डी होगा। यानी इस 4 को हम बाहर कर सकते हैं, बगल में होगा लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आप ये बताओ कि यह जो बीटा हुआ 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आप ऐसे आधा और दोगुना करते हैं इस डी को, तो इसकी जो बीटा यानी जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो कितनी हो जाती है प्यारे छात्रों, 4 गुनी हो जाएगी। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन क्यों दिखाई देता है। देखिए साबुन का जो बुलबुला होता है ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है, और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इंटरफ्रेंस हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी। आप सबको पता होना चाहिए कि 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने इन्होंने एक फार्मूला दिया, क्या चीज, E इक्वल टू क्या चीज, mc², जहां पे क्या है, E क्या है, एनर्जी है, और m क्या है, मास है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो इन्होंने इस फार्मूला को दिया E इक्वल टू mc², और इस फार्मूला को प्यारे छात्रों हम इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, यानी सापेक्षता के सिद्धांत से के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि आइंस्टीन का नाम सुनते उनके दिमाग में आ जाता है E बराबर mc²। आइंस्टीन ने 2 चीज़ों पर रिसर्च किया, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, और एक उन्होंने थ्योरी दिया क्या चीज़, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज फर्स्ट टाइम अवार्डेड टू 1922 for his great contribution to the discovery of photoelectric effect, not for theory of relativity। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1922 ईस्वी में सबसे पहले नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, न कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। हालांकि उनका सबसे फेमस इक्वेशन E बराबर mc² है, जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, लेकिन उनको अवार्ड इसके लिए नहीं मिला। सबसे पहला अवार्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला। तो आपका क्वेश्चन था कि द्रव्यमान, किसी वस्तु की द्रव्यमान और एनर्जी के बीच जो रिलेशन होता है, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ये फाइनल आंसर क्या होगा, E इक्वल टू mc², यानी फाइनल आंसर क्या होगा, C होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी। देखिए द्वितीयक तरंगिकाएं क्या है, जब भी आपको तरंग से रिलेटेड कोई चीज आए तो सेकेंडरी वेवलेट्स का निर्माण सबसे पहले हाइगेंस साहब ने दिया, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, हाइगेंस होगा। अगला जो है क्वेश्चन है, किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर, अभी जस्ट इसके पीछे जो है हमें क्वेश्चन को कराए हैं कि बिंदु स्रोत एक पॉइंट सोर्स है, और इस पॉइंट सोर्स से हर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर सभी दिशाओं में एक वेव निकलती है, और इस वेव का जो फ्रंट वाला आगे का जो सामने हिस्सा होता है इसको वेव फ्रंट कहते हैं, और एक पॉइंट सोर्स के वजह से एक प्रकार की स्फेरिकल वेव फ्रंट का निर्माण होता है, जिसे गोलाकार तरंगाग्र या गोलीय तरंगाग्र के नाम से जानते हैं। चलिए उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि तरंग का कलांतर, कलांतर का अर्थ होता है फाई। देखिए वेव में आपको 2 चीज पढ़ना है, एक का नाम होगा फेज डिफरेंस, प्यारे छात्रों अच्छे से सुनेंगे, फेज डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं, कलांतर, फेज में अंतर। और एक होता है पाथ डिफरेंस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पथांतर। क्या बोलते हैं, पथांतर। तो दोनों में क्या होता है कि फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करना है, और पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट करना है, ठीक है। इसको फाई या डेल्टा फाई भी कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मूला होता है पाथ डिफरेंस का, ये डेल्टा एक्स बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है लेमडा बाई 2 पाई इंटू बगल में होगा फाई। तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस, पथांतर, और फाई हो गया आपका फेज डिफरेंस। दोनों के बीच ऐसा रिलेशन होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। तो आप ये बताओ इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है प्यारे छात्रों, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई इसका फाइनल आंसर होगा। जो फाई के बीच का रिलेशन है कलांतर का, और डेल्टा एक्स यानी पथांतर के बीच में यही फार्मूला काम करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दुगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को बताए हैं कि भाई बीटा बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है स्क्रीन वाला होता है पर्दे
वाला दूरी होता है और इस दूरी को हम लोग स्लिट की दूरी कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा जा रहा है कि द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी, जो पर्दे से छिद्र की दूरी है जिसको आप कैपिटल डी कह रहे हैं, तो इस दूरी को क्या कर दिया जा रहा है, दुगुनी। अच्छा, और छिद्रों की चौड़ाई जो छोटा डी है, ये दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, दुगुनी, मतलब दोनों को दुगुनी कर दिया जा रहा है। डी है यह 2D में बदल जा रहा है और कैपिटल डी 2 इंटू कैपिटल डी में बदल जा रहा है। तो कह रहा है इसमें, अब बताइए कि जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी क्या होगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई तो फार्मूला यही होगा, तो यहाँ पे लेमडा इंटू डी, तो डी के जगह पर अब की बार कितना करना है, लेमडा इंटू 2D करना है, और बटा में दिया हुआ है इस स्मॉल डी, तो डी का भी वैल्यू दुगुनी कर दिया है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2D, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो बताओ कि बीटा इक्वल टू क्या होगा छात्रों, लेमडा कैपिटल डी बाई डी होगा। यानी पहले वाले जो फार्मूला था दुगुना दोनों को करने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ा, यानी फाइनल इसका आंसर होगा प्यारे छात्रों क्या चीज, अपरिवर्तित रहेगा, इट विल रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। और आप लोग एकदम जो है इस लेक्चर को सुनिए, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बीच बीच में आप लोग शेयर भी करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि हम अगले लेक्चर को बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है। हालांकि ये क्वेश्चन तो इस ऑप्टिक्स का है नहीं, किरचॉफ आप जब पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो वहां पे दो नियम है, KVL और एक पढ़ना पड़ेगा KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एक है किरचॉफ करंट लॉ। तो आपको बता दें जो KVL है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, इसको KVL का नियम कहते हैं, और ये एनर्जी से रिलेटेड होता है, यानी ऊर्जा कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन जो KCL है, किरचॉफ का करंट लॉ, जो कि फर्स्ट लॉ कहलाता है, यह जो है चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, यानी आवेश संरक्षण की बात करता है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है KVL, ये एनर्जी से रिलेटेड है, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम की इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है कि ऊपर है एयर भाई, और नीचे क्या है, वाटर या कोई दूसरा मीडियम लिया गया है, ठीक है। ऊपर से जो लाइट आ रहा है, इस लाइट का जो वेवलेंथ है यानी जो लेमडा है, ये दिया हुआ है कितना छात्रों, 6000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में मापते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि जब यह लाइट कह रहा है कि किसी मीडियम में प्रवेश करता है, और उस मीडियम का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, इसका मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। तो कह रहा है कि बताइए इसमें जो है लाइट का वेवलेंथ कितना होगा, यानी मीडियम वाले में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होगी। आपको एक जनरल फार्मूला बताते हैं, जो लेमडा एम होता है वह एयर यानी वैक्यूम में जो लेमडा होता है और उस मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, दोनों का रेशियो होता है। यानी लेमडा नॉट यानी जो एयर में है वो कितना है भाई, 6000 एंगस्ट्रम है, और उस मीडियम का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4000 होगा। तो इसका फाइनल आंसर प्यारे छात्रों क्या होगा, 4000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। यानी इस मीडियम में जब लाइट आएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले ही हम बताए थे कि जब लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 4000 एंगस्ट्रम होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। यंग की जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है लेमडा कैपिटल डी बाई डी होता है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल। अब जब हम वेवलेंथ को ही डबल कर देंगे तो जब लेमडा को हम 2 लेमडा कर देंगे तो बताइए कि जो फ्रिंज होगा ये दुगुना होगा, यानी 2 लेमडा डी बाई डी होगा। तो लेमडा डी बाई डी तो पहले भी था, जब हम लेमडा को 2 दुगुनी किए तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो गया प्यारे छात्रों, डबल हो गया। और इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, दुगुनी हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण के लिए होता है ड्यू टू 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अभी बताए हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स व्हेन देयर इज। देखिए
क्या होती है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में जो इंटरफ्रेंस का जो कंडीशन होता है ये दिया हुआ है क्या चीज कि यहाँ पे देखो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में क्वेश्चन क्या है, तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तरंगदैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती और तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। इसके लिए फाइनल आंसर जो होता है काला संबद्ध स्रोत के कारण प्रकाश की व्यतिकरण तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। देखो भाई पोलराइज्ड क्या है, जो लाइट होते हैं उन लाइट को आपको पता है, लाइट को ही हम कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इन लाइट को ही हम पोलराइज्ड कर सकते हैं, यानी हम लोग ध्रुवित कर सकते हैं। बाकी जितने भी वेव है उनका पोलराइजेशन संभव नहीं है। तो कह रहा है कि किस से ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। अब आप ये बताओ कि रेडियो वेव, एक्सरे वेव, ठीक है, प्रकाश तरंग, और ये एक है ध्वनि तरंग। साउंड वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टोटल 7 तरंग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो 7 तरंग है, जिसमें रेडियो वेव है, जिसमें माइक्रोवेव है सूक्ष्म तरंग, जिसमें एक्सरे है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट या जिसमें विजिबल है दृश्य तरंग जिसे आप लाइट भी कहते हैं, और इसमें शामिल है आपका इंफ्रारेड रे यानी अवरक्त किरण, इसमें है आपका अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी किरण। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक है आपका गामा रे, ठीक है। यानी ये 7 जो तरंग है प्यारे छात्रों, इन 7 का समूह ही कहलाता है, पता है क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में तो प्रकाश भी, लाइट भी शामिल है, उसके बाद में एक्सरे भी शामिल है। आप बताओ, एक्सरे भी है, रेडियो वेव भी यहाँ पे शामिल है, रेडियो वेव भी है। तो इन सभी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सभी का पोलराइजेशन संभव है, लेकिन साउंड वेव का पोलराइजेशन संभव नहीं है। इसलिए इसका फाइनल आंसर छात्रों क्या होगा कि साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक वर्णी प्रकाश के 2 स्रोत काला संबद्ध स्रोत कहे जाते हैं। अभी बताए हैं कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वे कोहेरेंट सोर्स ऑफ कहे जाते हैं। कोहेरेंट सोर्स होने का मतलब क्या है कि 2 लाइट कोहेरेंट सोर्स कहे जाते हैं इफ दे हैव प्रोड्यूस सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यदि दोनों की जो कलांतर क्या हो, समान हो, यानी इनकी कला क्या हो, समान हो। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा करा कि व्यतिकरण की घटना का कारण है। देखिए व्यतिकरण की जो घटना होती है प्यारे छात्रों, यह फेज डिफरेंस के कारण ही होती है। अगर 2 लाइट की फेज डिफरेंस में चेंजिंग हो रहा है तो इंटरफ्रेंस होगा, और इंटरफ्रेंस होगा तो लाइट की इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमम होगी, कहीं पे मिनिमम होगी, यानी प्रकाश की तीव्रता कहीं अधिकतम होती है, कहीं पे न्यूनतम होती है, जिसके कारण लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा असमान तरीके से होता है। और इसी फेनोमेनन को इंटरफ्रेंस यानी हम लोग व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। तो व्यतिकरण की घटना में क्या होती है कि फेज डिफरेंस बहुत मायने रखता है, यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। हेलो, नहीं 74 तक चलना है, 2-4 क्वेश्चन और पढ़ाने दीजिए, ठीक है। एक छात्र कह रहे हैं कि सर अब रहने दिया जाए, बस 2-4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम बहुत जल्दी सेशन को समाप्त करेंगे। आगे कह रहा है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है कि समान नहीं होती है, जैसी होती है। देखिए भाई, जब आप इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन, लाइट के 2 बहुत बड़ी वेव फेनोमेना आया, व्यतिकरण और विवर्तन, जब आप व्यतिकरण में देखेंगे तो वहां पे जो होता है फ्रिंज की चौड़ाई हर जगह सेम होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि पहले कम होता है, पहले ज़्यादा होता है, फिर और कम पतला होता है, फिर और होता है, इस तरह से करते करते क्या हो जाती है। तो डिफ्रैक्शन में अगर हम देखें, डिफ्रैक्शन में और इंटरफ्रेंस में दोनों में जो फ्रिंज जो होती है, ये जो ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का आप लोग जो नाम सुने होंगे, ये चौड़ाई क्या होती है कि अलग अलग होती है, माने एक समान नहीं होती है। यानी फाइनल इसका आंसर क्या होगा छात्रों, बी होगा, यानी के समान नहीं होती है।
अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे स्लाइड्स खाली है, कह रहा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। अभी ना बताए हैं कि हाइगेंस ने जब 1678 में 1678 ईस्वी में अपना जब वेव थ्योरी दिए, तो हाइगेंस साहब का मानना था कि लाइट एक प्रकार का मैकेनिकल वेव है, दैट इज प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग आपको पता है कि यह मैकेनिकल वेव छात्रों दो तरह से होता है, एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव, मेरे साथ सब कोई बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहेंगे छात्रों? अनुदैर्ध्य तरंग। और एक होता है क्या चीज? ट्रांसवर्स वेव, जिसको आप कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है ना, सॉरी, ट्रांसवर्स वेव, जिसको आप क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। तो जो मैकेनिकल वेव है, यानी जो यह यांत्रिक तरंगे है, यह यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो हाइगेंस साहब ने जो 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने जो वेव थ्योरी दिया, उस वेव थ्योरी के अनुसार हाइगेंस महोदय ने लाइट को मैकेनिकल वेव तो माना ही माना है, लेकिन साथ साथ आपको हम बता दें कि मैकेनिकल के साथ साथ उन्होंने ट्रांसवर्स वेव माना है, यानी अनुप्रस्थ। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश कैसी तरंग है छात्रों? यांत्रिक और अनुदैर्ध्य नहीं होगा, यांत्रिक और अनुप्रस्थ यानी मैकेनिकल और ट्रांसवर्स, इन्होंने इस प्रकार की वेव को माना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभी बताए हैं कि 1675 ईस्वी में सबसे पहले लाइट का स्टडी किया न्यूटन साहब के द्वारा। उन्होंने द ऑप्टिक्स नाम का एक बुक भी लिखा, और उसी ऑप्टिक्स में इन्होंने जिक्र किया किसका? लाइट का। ठीक है, और लाइट क्या है कि लाइट के जो है मतलब इनके अनुसार, कणिका सिद्धांत के अनुसार जो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया, तो न्यूटन साहब का मानना था कि जो लाइट हैं उन छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बनते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे कणों को करपस्कल्स कहा गया, यानी कणिका कहा गया। इसलिए कणिका सिद्धांत के प्रतिपादन कौन कहे जाते हैं? न्यूटन कहे जाते हैं। यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो उसके बाद हम लोग अभी जो है क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है? देखिए प्यारे छात्रों, अभी बताए हैं कि प्रकाश जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वाइब्रेशन से बनता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दो तरह के जो है प्रॉपर्टीज उसमें वाइब्रेशन ऑसिलेशन करते हैं, और उन्हीं के ऑसिलेशन से, उन्हीं के एक्सेलरेशन से लाइट की उत्पत्ति होती है। यानी प्रकाश जो होता है, यह जो है ईथर के कण से नहीं, वायु के कण से नहीं, एक विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मिलने से बनता है, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से लाइट का निर्माण होता है, जो कि 1865 ईस्वी में मैक्सवेल साहब, जो क्लार्क मैक्सवेल साहब थे, 1865 ईस्वी में फाइनली उन्होंने प्रूफ किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों का, दिल से शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतना अपना कीमती समय देने के लिए। आप लोग इस चैनल को काफ़ी प्यार सपोर्ट देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी कर दीजिए अगर सेशन अच्छा लगा हो तो। हम लोग फिर इसके जस्ट इसकी जो बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास है, ये मेरे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का कलेक्शन किया गया। हम चाहते हैं कि इसमें से 15, 20 या 30 क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दे, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक बार निर्माण ऑनलाइन क्लासेज के चैनल से आप जब जुड़ गए हैं, तो आपको इस बात का विश्वास रखना होगा कि बारीकी से फुल लेक्चर के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम हर एक क्वेश्चन को कराने के लिए तैयार हैं। बस आपका एनर्जी, सपोर्ट और साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।